नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मौलाना साद और उस पर कसते जांच एजेंसियों के शिकंजे पर आज होगी चर्चा। तबलीगी जमात के प्रमुख के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि विदेश से पैसे आए और हवाला के जरिए आए। ये रिपोर्ट में चर्चा की शुरुआत। कोरोना काल में जिस निजामुद्दीन मरकज से फैले संक्रमण ने देश को तेज रफ्तार विकट काल में झोंक दिया, उसके मुखिया मौलाना साद पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब साद और मरकज प्रबंधन कमेटी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। निजामुद्दीन मरकज में जब हजारों जमातियों का जमावड़ा लगा था, तब ईडी का मानना है कि मौलाना साद और मरकज के बैंक खातों में विदेशों से मोटी रकम आई थी, जिसे हवाला के जरिए ट्रांसफर किया गया था। कुल 9 लोगों के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है और मौलाना साद सहित इन सबको ईडी से पूछताछ का समन जारी किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि मार्च में जमात के आयोजन से पहले जब मौलाना मोहम्मद साद के खाते में विदेशों से भारी भरकम रकम आई, तो बैंकों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया था और ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की हिदायत दी थी। इधर 17 दिन बीत जाने के बाद भी क्राइम ब्रांच मौलाना साद तक पहुंच नहीं सकी है। लॉकडाउन के नियम तोड़ने और देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से कई जमातियों की मौत के बाद मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का मामला पहले से ही दर्ज है। उसका ये भड़काऊ ऑडियो संदेश लोगों को उस वक्त कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के नियम तोड़ बाहर निकलने के लिए उकसा रहा था कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। और मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। कानून का शिकंजा कसने के बाद मौलाना साद ने फिर ऑडियो जारी कर यू टर्न भी मारा था। क़वानीन का, डॉक्टर की हिदायत का बेशक एहतमाम करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है और सारे आलम में करना चाहिए। कानून की रियायत करना और डॉक्टर की हिदायत की रियायत करना, ये हमारा बुनियादी उसूल है। ये दावत तबलीग का बुनियादी उसूल है। पुलिस मौलाना साद समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 17 दिन से हाथ पांव मार रही है और खबर यह है कि मौलाना साद दिल्ली के जाकिर नगर में ही अपना पता बदल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी मरकज फंडिंग पर जांच कर रही है, लेकिन 2 नोटिस भेजने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जांच एजेंसियों की नजर जिन बातों पर है, आखिर किन देशों से मरकज के खातों में पैसे आए, हवाला के जरिए ये पैसा कैसे आ रहा था, बैंक अलर्ट के बाद भी ट्रांजैक्शन पर रोक क्यों नहीं लगी, मरकज के सालाना पैसों के लेखा जोखा में कितनी हेरफेर है। इधर मौलाना और मरकज पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन जानकारी ये है कि मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी लगभग 2000 लोगों की जिंदगी को जोखिम में डालने वाला मौलाना साद आज कानून का सामना करने के बजाय भागता फिर रहा है। मौलाना साद ने इससे पहले जो ऑडियो जारी किया था, उसमें कहा था कि वो बीमार है और इस वक्त आइसोलेशन में है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों पर हमले की खबर पूरे देश को शर्मसार कर रही है। आज टोंक में भीड़ 3 पुलिस कर्मियों पर टूट पड़ी। राजस्थान के कसाईवाड़ा में पुलिस टीम पर हमला हुआ। टोंक में कोरोना प्रभावित अल्पसंख्यक इलाकों में गश्त करने गई पुलिस पर लोगों ने घेर कर हमला किया। लाठी डंडे और तलवार से हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हैं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। काफी लोगों को पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला हुआ था और लोगों ने गलियों में खदेड़ खदेड़ कर महिला डॉक्टर्स और आशा कर्मियों पर पथराव किया था।
एक ही दिन पहले मुरादाबाद में भी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर कोरोना के संदिग्धों की जांच करने के लिए पहुंचने पर जमकर झुंड ने पथराव किया। गलियों में लोगों का हुजूम पत्थरबाजी कर रहा था और वहीं छतों से औरतें भी पत्थर बरसा रही थी। मरकज का कसूर और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स पर पत्थरबाजी का अपराध आज कोरोना के खिलाफ देश की जंग में सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। तो मौलाना साद का खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मोहम्मद शाहिद अली जो कि लॉयर हैं, वकील है, मौलाना साद के प्रवक्ता है तबलीगी जमात के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अन्य मेहमान शोएब जमई जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खास मेहमान टीआर कक्कड़ साहब पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद शाहिद अली जी, क्यों छिपे फिर रहे हैं मौलाना साद? कोई जवाब है आपके पास? अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई है, खुद उन्होंने क्राइम ब्रांच को बताया है कि प्राइवेट डॉक्टर से कोरोना टेस्ट किया था, रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर क्यों छिपे फिर रहे हैं? अंजना जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि वो छिपे हुए हैं। डे फर्स्ट से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यही बात, और जब शोकोज नोटिस उनको आता है, शोकोज नोटिस का जवाब जाता है, इसका मतलब सीधी सी बात है शोकोज नोटिस तो उसी को आता है ना जो छुपा हुआ नहीं है, और जवाब भी वही दे सकता है जो छुपा हुआ नहीं है। कौन से तो इन थाने बातों में से गए? साबित होता है कि वो छुपे हुए नहीं है। सरेंडर करने के लिए कौन से थाने में गए आपको पता है? उन पर कौन कौन से? एक सेकंड, अगर आप वकील हैं तो आप जानते होंगे गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। ईडी ने उनसे दो नोटिस भेजे गए और आपको भी पता है, उन्होंने जवाब नहीं भेजा है। कौन से थाने में गए सरेंडर करने? अंजना जी, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। पुलिस ने जो नोटिस दिया सेक्शन 91 का, शायद आपको भी मालूम है कि उसमें उनकी प्रेजेंस को पुलिस ने नहीं मांगा कि साहब आप प्रेजेंट हो जाइए। जो आप बात कर रहे हैं कौन से थाने में गए, थाने में बुलाएंगे थाने में भी जाएंगे, चौकी बुलाएंगे चौकी जाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, किसी से भाग नहीं रहे हैं, कहीं को मतलब नहीं है इस बात का। और जो भी कुछ केसेस हैं, हम ये बात कहते हैं अंजना जी, बहुत खूबसूरत मुल्क है और बहुत खूबसूरत हमारा कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खूबसूरत है, इस पे यकीन रखिए और इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई गुनहगार है उसको सजा मिलेगी, और गुनहगार नहीं है तो बाइज्जत बरी भी होगा। लेकिन आप लोग, आई मीन टू से मीडिया चरित्र हरण ना करे जब तक कि एक सेकंड अब रुकिए आप ना बंदूक की नोक को मोड़िए मत, समझिए पूरे मामले को। जिस शख्स पर इतने संगीन इल्जाम है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया, कोरोना संक्रमण के वजह से जब जमातियों की मौत पूरे देश में हुई तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिस शख्स पर, उसके बचाव में आप रुक जाइए, अपनी बारी में ही बोलिए। ये 1 घंटे सिर्फ आप नहीं बोलेंगे और लोग भी बोलेंगे। टीआर कक्कड़ जी जो वो कह रहे हैं। वकील साहब, आप पता नहीं किस कचहरी में वकील हैं और क्या वकालत करते हैं। एक किसी व्यक्ति के खिलाफ 304 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर अमाउंटिंग टू मर्डर का केस रजिस्टर है। क्या उसका काम नहीं है? क्या ये उसका अपना काम नहीं है कि वो पुलिस के सामने आए और अपने आप को, ठीक है पर्सनल नहीं बोले, लेकिन उनका जवाब सुनिए, आपका मौका आएगा, अपने मौके पे बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप जब बोल रहे थे बिल्कुल इंटरफियर नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी चुप कर सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए थोड़ा सा। और उनका काम है, अब वो एक भगोड़ा हो रहे हैं, वो पुलिस के एक्शन से बचना चाहते हैं। कभी कि मैं बीमार हूँ, अब मेरा नेगेटिव अब आ ही गया है, तो अब क्यों नहीं पुलिस के सामने आते वो, और पुलिस के सामने आकर अपना बयान दें कि मैं इसमें कसूरवार नहीं हूँ, आप मुझे बेवजह से कर रहे हैं, अगर उनका ये तथ्य है तो। और पुलिस अपना काम करेगी। मैं तो केवल यही है कि वो एक निहायत ही ऐसे इररेस्पॉन्सिबल पर्सन है और निहायत ही मतलब एक वो लीडर है एक बड़ी जमात के, वो लीडरशिप उनमें बिल्कुल कतई नहीं है। उनके लोग इतने सारे बीमार हो रहे हैं, इतने सारे वो पुलिस के बाकी केसेस में आ रहे हैं, क्या उनका काम नहीं है कि वो बाहर आए और इन लोगों के साथ मिलकर इनको बताएं कि जो वो कर रहे हैं
वो ठीक नहीं है। क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि अगर मस्जिद में मर भी जाओगे तो इससे अच्छी और सी कौन सी चीज हो सकती है, लेकिन फिर एक पलटी ली कि सरकार का साथ दीजिए, अथॉरिटीज का साथ दीजिए। तो अब ये साथ देने का वक्त आ गया है। अगर वो कुछ नहीं, बीमार नहीं है, जो वो खुद कहते हैं कि वो नेगेटिव नहीं है, तो बाहर आके कम से कम, और कुछ नहीं तो अपने फॉलोअर्स को ये तो कहें कि देखिए, तो अगर तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टरों पर हमला मत करो, तरह तरह की समस्याएं मत खड़ी करो। अब ये तो कह सकते हैं, इतना तो कहना उनका। और उसके बाद अगर नहीं आते हैं, मैं तो पुलिस को केवल यही एडवाइस करूंगा कि जहां भी इस मरकज के इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, उनको जब्त करवाइए, उनके लिए कार्रवाई करिए कोर्ट में। और निहायत ही मतलब एक ऐसा लीडर जो कि खुद छिप गया है अपने फॉलोअर्स को बाहर छोड़कर, इस तरह की लीडरशिप है। बुजदिली की निशानी है और कुछ नहीं है। एमएच खान साहब, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहा, आपने कर दिया तो चलो ठीक है, एमएच हो गया। एमएच खान साहब जी, अंजना जी, अब मैं तो यही कहूँगा, देखिए ये जो ईडी का केस दर्ज हुआ है ये तो होता रहेगा, इससे कोई बड़ा मतलब नहीं है। इस देश में जितनी जानें चली गई, अभी लखनऊ में देखिए सदर इलाके में कसाई बाड़ा है, जिसमें 16 जमाती आके रुके थे, जिसमें 12 जमाती पॉजिटिव पाए गए। और उसके बाद 12 जमाती पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब उसको लॉकडाउन कर दिया गया तो आज की डेट में वहां 86 लोग संक्रमित पाए गए। अब ये कौन फैलाया? वो जो जमाती मस्जिद में ठहरे थे, वो लोगों को खाना लोगों ने पहुंचाया, वो सारे संक्रमित हो गए, सब कोरोना वायरस में पीड़ित हो गए। ये जो आप कह रही है कि ये पहले ये कहा मौलाना ने, ये कहा पहले वो कहा, यही मैं कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि मौलाना अपने विचार को रखते हैं, कुरान हदीस के विचार को नहीं रखते हैं, हमारे नबी की बात को नहीं रखते हैं, ये अपनी दुकान चलाते हैं। कुरान तो एक तरफ रख देते हैं, ये अपनी 3 किताबें बनाए हुए हैं, उन किताबों को नियम के हिसाब से ये चलते हैं। कि आप देखिए, अब जाहिलत है कि नहीं है कि जो आदमी यहाँ तो मालूम पुलिस जा रही है, डॉक्टर्स जा रहे हैं, नर्स बेचारी जा रही हैं कि आपका हम इलाज करेंगे, अगर आप बीमार हैं तो आपका हम इलाज करेंगे। आप उस पर डंडे चला रहे हैं, आप जो उस पर गुम्मे चला रहे हैं, आप उस पर लाठी बरसा रहे हैं, ये किसकी शिक्षा है? ये शिक्षा कहाँ से मिल रही है? ये तो शिक्षा तबलीगी जमात के मरकज से मिल रही है। हाँ। जो जी तबलीगी जमात से ये शिक्षा मिल रही है कि यही तुमको करना है और यही काम तुम्हारा है, तुम्हारा दूसरा काम नहीं है। आप देखिए, मस्जिद जो होती है वो मरने के लिए नहीं होती है, मस्जिद इबादत की जगह होती है। मस्जिद में अचानक कोई मर जाए तो वो बात अलग है, उसका मकाम अलग हो जाता है। मंदिर में कोई अचानक मर जाए उसका मकाम अलग होता है, लेकिन मंदिर और मस्जिद में अगर बीमार हो गया, अगर उसको कोई बड़ी बीमारी है, टाइफाइड है या उसको टीबी है और जाके मरने के लिए मस्जिद में जाता है, तो इससे बड़ा गुनाह है, पाप कोई नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मस्जिदों को गुलजार करने के लिए कह रहे थे लॉकडाउन के वक्त। इतने संगीन इल्जाम जिस शख्स पर है, वो बुज़दिल अभी भागता फिर रहा। साद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, मौलाना साद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, आपने चलाया मगर आधा चलाया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है मस्जिदों में ना जाएं, सरकार को पूरी तरह सपोर्ट करें, इस वायरस को खत्म करने में सरकार की कानून का शिकंजा कस गया। उसके पहले क्या समझा रहे थे? उन पर इम्प्यूट किया जा रहा है। उसके पहले क्या समझा रहे थे? झूठ मत बोलिए, जिस ऑडियो उसी की बात कर रहा हूँ। अंजना जी जवाब सुन लीजिए, जिस ऑडियो को इम्प्यूट किया जा रहा है कि वो उन्होंने कहा है, एक तो उसमें कोरोना वायरस का नाम नहीं है, वो कब की ऑडियो उसकी बात नहीं है, क्या वो ऑडियो ऑथेंटिक है इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो इन सारी चीजों को जो इम्प्यूट किया जा रहा है, हम इसीलिए कह रहे हैं कि खुदारा इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। लॉकडाउन में ये आयोजन क्यों किया गया? भरोसा रखिए पुलिस पर, मरकज में भरोसा 2000 रखिए लोगों ईडी को क्यों इकट्ठा पर, होने भरोसा दिया? रखिए कानून पर। क्यों भरोसा नहीं रख रहे आप लोग? ये चौथा स्तंभ, क्यों भरोसा नहीं रख रहे कानून को? इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना अंजना जी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, अगर गुनहगार है तो सजा मिलेगी, फरार क्यों है? सजा देगा। भागता क्यों फिर रहा है मौलाना साहब? पूरी तरह सशक्त है, संपन्न है। देखिए, फिर आपने दोबारा वही सवाल कर दिया। मैंने आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल भागने का मतलब नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, नोटिस का जवाब दे रहे हैं। जी नहीं, ईडी की तरफ जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2 नोटिस गए हैं क्राइम ब्रांच की तरफ से, एक का जवाब नहीं दिया है। झूठ बोल रहे हैं। उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड है, संगीन केस है, केस की आप बात कर रहे हो, उस केस की भी अभी तक इत्तला नहीं मिली है।
उस केस की भी अभी तक इतना नहीं अच्छा, मिली ठीक है। आप यकीन रखिए, नोटिस आएगा, चलिए, उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, खुली चुनौती है आपको। अगर वाकई वो इतने ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, जांच ज्वाइन कर रहे हैं, तो बताइए जाकिर नगर में कहां पर है, पता बताइए उनका, क्यों छिपने की जरूरत पड़ गई? मरकज में जब इतने जमातियों को बुला रहे थे और सबको संक्रमित करके सबकी जिंदगी को खतरे में डाला, देश में मामले इतने बड़े, तब तो नहीं छिपाया था कि कहां पे है निजामुद्दीन मरकज? इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। कहां है वो अभी? अंजना जी, आप तो अब थाना नहीं चलाएंगे ना? क्यों नहीं? जानकारी क्यों नहीं पूरे देश को हो? वो क्राइम क्यों ब्रांच का भागते काम फिर रहे? आपको मालूम है, आप रहने दीजिए ना इस चीज को। क्यों क्राइम ब्रांच को नहीं पता है? वरना क्राइम ब्रांच गिरफ्तार नहीं करती उन्हें। अगर देश के इतने खैर तो हम कहते हैं कि मीडिया को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, ये मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। आपके हिसाब से मीडिया नहीं चलेगा देश का, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए वकील साहब। एक तो वैसे ही आपकी आधी अधूरी जानकारी है, अपनी बात करने का हक है। आधी अधूरी जानकारी के साथ आप बैठ रहे हैं। छिपाना, आर्टिकल 19 एक अपराधी को छिपाना उतना ही लेकिन भ्रम मत जुर्म करा है दीजिए जितना कि अपराधी का है। आप कहते हैं। आप सुन रहे हैं कमिश्नर आप साहब ऑनरेबल को? पुलिस के पास, आप ऑनरेबल कोर्ट में जाइए, आप लोग छिपा रहे हैं और आप उतना ही ऑनरेबल जुर्म कोर्ट में आप कर रहे जाइए, हैं पुलिस जितना के वो पास कर रहे जाइए, हैं। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन आप कर कर रही रहे है, हैं तो भरोसा कानून रखिए ना भी पुलिस के देखिए, ऊपर। कानून क्या क्यों कहता है भरोसा नहीं इसके आपको बारे पुलिस के में? ऊपर? अजय आलोक जी, अजय आलोक जी ये बता रहे हैं कि वो सामने आने को तैयार है, लेकिन फिर भी भागते फिर रहे हैं। फिर ये मीडिया को प्रवचन देने बैठे हैं वकील साहब, जो खुद ही आधी अधूरी जानकारी लिए बैठे हैं। अंजना जी, वकील साहब हैं, आप समझा कीजिए ना। उन्होंने स्टार्टिंग की कि कितना खूबसूरत कानून है हमारा, और उसके बाद वो उनके क्या विचार हैं ये भी उन्होंने बता दिए कि वीडियो प्रूवन नहीं है, उसमें डेट नहीं है, उसमें टाइम नहीं है, उसमें कब बोला जा रहा है ये नहीं है। तो उनके इरादे तो उन्होंने नेशनल चैनल पे बता दिए कि वो कैसे कोर्ट में इसको डिफेंड करने जा रहे हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ये कानून का काम है। अगर सामने मोहम्मद शाद साहब नहीं आते हैं तो बड़े अंदाज से दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, ईडी अब उनके पीछे लगी हुई है। जैसे बाकियों को पकड़ती है उनको ही पकड़ेगी। कब तक भागेंगे? कानून से कोई भाग नहीं सकता है। बहरहाल सवाल ये है, आपका डिबेट आज था कि विदेश से किसने पैसे भेजे, पैसों का उपयोग क्या होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब इतने पैसे विदेश से आए, ईडी ने केस कर दिया, तो आज ये भी बताने का कष्ट कर दें वकील साहब कि पैसे किसने भेजे थे, क्योंकि अकाउंट में पैसे आए हैं तो पता होगा किसने आपके अकाउंट में पैसे भेजे, या वो भी नहीं पता है। किस मकसद से भेजे थे, कहां कहां पैसे खर्च किए गए, क्या जमातियों को पूरे देश में घुमाने के लिए पैसे खर्च किए गए? सबसे बड़ा सवाल यह है। राहुल गांधी जी से कल आपकी टीम ने, जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, उनसे पूछा कि इस कोरोना वायरस के बाद क्या आपको लगता है कि इस देश की डेमोक्रेसी में कुछ सेटअप में कुछ बदलाव संभव है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे लगता है डेमोक्रेसी तो रहेगी लेकिन बदलाव संभव है। आज मैं एक वकालत करना चाहता हूं कि बिल्कुल डेमोक्रेसी में बदलाव होना चाहिए। तमाम धार्मिक संस्थाओं को, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सिखों की हो, ईसाइयों की हो, इन सब की विदेशी फंडिंग बंद हो जानी चाहिए, तमाम लोगों की। ये बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। क्या जरूरत है आपको विदेशी फंडों की? धर्म का प्रचार करिए ना ऐसे ही, विदेशी फंडों की क्या जरूरत है आपको? कहीं ना कहीं अपने पे सवालिया निशान तो आप लोग खुद लगाते हैं। ये होना चाहिए अब। और मेरा साफ मानना है, मोहम्मद साहब तबलीगी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, तबलीगी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज अगर उनसे चाहे गलती हुई हो चाहे लापरवाही हुई हो, दोनों केस में उन पे मुकदमा चल रहा है कल्पेबल होमिसाइड का, तो एक भारत के नागरिक होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि जिसपे मुकदमा चल रहा हो, शो कॉज नोटिस हुआ हो, और अगर उसको देश की पुलिस खोज रही हो, खुद ब खुद सामने हाजिर हो जाए। एक अच्छी नजीर होगी सबके लिए। और तब तक के लिए जितने तबलीगी के नेता हैं, कृपया करके समझाइए, अपने लोगों को समझाइए कि सामने आके जांच करवाएं। कल बिहार में एक मामला मिला है तबलीगी जमात का, नालंदा में 300 लोगों की हमने पहचान की है, सबको क्वारंटाइन किया है। 300 लोग झारखंड में अभी तक नहीं मिल रहे हैं। आप लोग से अपील है कि समझाइए अपने लोगों को कि सबको सामने आके जांच करवाएं। ये देश का सवाल है और आपका भी देश है। शोएब जमई जी जवाब दीजिए। दो मुख्य बातें उन्होंने कही है। एक तो फॉरेन फंडिंग बंद होनी चाहिए। मोटी रकम आ रही थी आयोजन से पहले मरकज के बैंक खातों में, मौलाना साद के बैंक खातों में। आखिर ये पैसा किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है और भागते फिर रहे हैं मौलाना साद। अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो डिबेट्स में हम शामिल हुए हैं, पहली बात तो ये है कि मैं जहाँ तक तबलीग जमात को जानता हूँ,
ये बात बचपन से हम जो देखते आए हैं कि जो भी लोग जमातों में जाते हैं वो अपने पैसे खुद खर्च के जमात में जाते हैं, चाहे जहां भी जाएं, 40 दिन के लिए जाएं या 4 महीने के लिए जमात में जाएं, तो वो अपने पैसे खुद खर्च करके जाते हैं और अपना समय लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ईमान, दीन और ये सब की फिक्र करनी होती है। ऐसा मैंने देखा है। दूसरी बात ये है कि अगर बीजेपी विदेशी फंडिंग की बात की बंद करने की बात आ रही, जैसा कि अजय आलोक जी अभी वकालत कर रहे थे, बिल्कुल बंद करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि नॉट ओनली धार्मिक संस्थानों की विदेशी फंडिंग बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज की भी विदेशी फंडिंग बंद होनी चाहिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर भी विदेशी फंडिंग मिलती है, वो भी बंद होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तीसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि दावत तबलीग जमात के लोग जो है वो किसी किस्म के कट्टर नहीं होते हैं, वो नरम रुख होते हैं। तो अगर मौलाना साहब से जो ये एक थोड़ी सी मानवीय भूल हुई है, जो लापरवाहियां हुई है, इसमें माफी मांग लेने में कोई गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और दीन और इस्लाम भी हमें यही कहता है कि हम माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाएंगे, तो ये कर लेना चाहिए और मैं तो समझता हूं कि ये बहुत बेहतर रास्ता है। चौथी बात यह है कि मैं एक नैरेटिव से हमें बड़ी दिक्कत है। आप मुरादाबाद की घटना का जिक्र करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूं, इंदौर में भी डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूं, या राजस्थान की आप घटना का जिक्र करते हैं। लेकिन अजय आलोक जी जिस प्रदेश से आते हैं, बिहार से, 2 दिन पहले वहीं पे औरंगाबाद के अखौनी में एक बिहार का एक युवक जो दिल्ली से आता है, उसको पकड़ने पुलिस जाती है, लेकिन उस पे लाठी डंडों से जो है स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला हुआ और पुलिस वालों पे भी हमला हुआ। ऐसा बनारस में भी हुआ और चंपारण में भी हुआ, लेकिन चूंकि वहां अल्पसंख्यक समुदाय इन्वॉल्व नहीं था, तो ना उस पे प्राइम टाइम डिबेट होता है, ना उस पे कोई खबरें चलती है और ना ही गलत बात है, होता है। इस गलत बात है शोएब जमाई, अल्पसंख्यकों का नाम मत लीजिए और ये नैरेटिव गलत बयानी मत कीजिए। यहाँ पे आज तक पे बैठ के गलत बयानी मत कीजिए, नैरेटिव आप बना रहे हैं। आप जो है बिहार के नेता बनते हैं, करना चाह रहे हैं, आप बिहार के नेता गलत बयानी मत कीजिए। औरंगाबाद की घटना में 44 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी का बयान आ चुका है कि जेल में सड़ा देंगे, आप जेल में सड़ा देंगे अगर किसी ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया तो। स्वास्थ्य कर्मियों गलत बयानी कर रहे हैं। क्या बिहार के स्वास्थ्य का नाम मत लीजिए आप, किसी को नहीं छोड़ा गया है। अरे सुनिए, किसी को नहीं छोड़ा गया, गलत बयानी कर रहे हैं। तुम जैसे चिंदी चोरों से डरता नहीं हूं झूठ बोलने की, भाषा का ख्याल रखें। बिहार के औरंगाबाद शोएब जमाई भाषा का ख्याल रखें। औरंगाबाद की घटना पे 44 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। शोएब जमाई, एक तो भाषा का ख्याल रखें सभी लोग। स्वास्थ्य कर्मियों की 44 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं हम। मैं क्या कह रहा हूँ अभी, अरे भाई नेशनल 44 लोगों को किया है, मैं मीडिया को कह रहा हूँ कि उस पर चर्चा नहीं हो रही है। शोएब जमाई, उस पर प्राइम नेशनल टीवी में बैठ के शोएब जमाई, आपकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई है। खूब प्राइम टाइम डिबेट्स हुए हैं बीते दिन बिहार के भी, हमने घटनाएं। एक सेकेंड, अब आप सुनिए, आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया। एक तो आप भाषा पर संयम नहीं रखते हैं, ये पहले भी मैं आपको कई बार बोल चुकी है। किसी के लिए आप अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। औरंगाबाद में जो हुआ था वो भी कल मैंने बीते दिन अपने डिबेट में दिखाया था। बिहार के अलग अलग जगहों से जो घटनाएं हो रही है वो सब दिखाई जा रही है, लेकिन छतों से अगर पत्थर चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों पर, तो हम उस पर भी बहस करेंगे। उसके लिए मुझे किसी शोएब जमाई से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो नैरेटिव आप रोते हैं ना, इसी नैरेटिव की आड़ में इस तरह की घटनाओं को आप लोग हवा देते हैं, इसी नैरेटिव की आड़ में कि ये नैरेटिव चल रहा है इसलिए आप लोग चुप हो जाइए। अरे खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए। मुरादाबाद में जो हो रहा है वो गलत है। घटना को जो है कंडेम किया, आपके कंडेम करने से सिर्फ नहीं होगा, आप उसी सांस में दूसरी तरफ सवाल खड़ा कर देते हैं। पूरे देश में ये नैरेटिव बनाते हैं जी नहीं, भाई मुसलमान आप गलत हैं, फैलाने के जिम्मेदार आप गलत हैं, कर्नाटक के आप गलत हैं। अच्छा, कर्नाटक इस नैरेटिव की आड़ में दरअसल आप असल मुद्दे से भागना चाहते हैं। घटना पे क्या कहेंगे? इस नैरेटिव को बुनकर अब आप बचना चाहते हैं। यही इस देश की व्यथा यही है, इस देश की यही व्यथा है। यही सवाल अब मैं आशुतोष जी आपके पास लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर आप भी कहते हैं और इस देश के कई बुद्धिजीवी कहते हैं। एक सेकंड मिस्टर जमाई, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आशुतोष जी, आप भी अक्सर कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव करके ऐसे मुद्दों को भटकाने, ये भटकाने की बात नहीं है, ये प्योर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है, ये प्योर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है।
इंदौर में अगर एक गली में जाने पर 2 महिला डॉक्टर्स और आशा कर्मियों पर पत्थरबाजी होती है, गली मोहल्ले के लड़के निकलकर झुंड बनाकर पत्थर मारते हैं, तो यह फैक्ट रिपोर्टिंग है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। मुरादाबाद में अगर महिलाएं छत से पत्थर फेंकती हैं तो यह फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। औरंगाबाद में कोई केस होता है तो वो भी हमने बीते दिन दिखाया, वो भी फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। यह बताना पड़ेगा कि कोटा में भी आज जिस गली में यह घटना घटी है, अल्पसंख्यकों की गली थी और वहां पर 3 पुलिसकर्मियों पर लाठी तलवारों से हमला हुआ है। यह फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, यह सच सामने आना जरूरी है। किसी नैरेटिव का रोना रोकर इसको नहीं दबाया जा सकता है। जरूरत है कि सभी लोग इस समुदाय के, हर समुदाय के सामने आए और कहें कि आप डॉक्टर्स पर नहीं थूक सकते हैं। ये सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर के बराबर है। आशुतोष जी, देखिए अंजना जी, जो सवाल आपने खड़ा किया है, जो आपके डिबेट पे खड़ा हुआ है, ये तो सच्चाई है इस देश की कि खास तरीके का नैरेटिव इस देश के अंदर बुना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बनारस की घटना पर टीवी चैनल्स पे उस तरीके से डिबेट नहीं होती जिस तरीके से मुरादाबाद और इंदौर की घटना पे होती है, चंपारण पे नहीं होती है। हाँ, खबरें जरूर दिखाई जाती है लेकिन उस पर उस तरीके से डिबेट नहीं होती है। अब आज का दिन ले लीजिए आप, हम तबलीग जमात मोहम्मद साद पे चर्चा कर रहे हैं, जो ऐसी सजा मौलाना साद साहब को मिलनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद रखें, दोबारा कभी इस तरीके की गलती ना करें। लेकिन क्या कर्नाटक के अंदर जो हजारों लोग इकट्ठा हुए धर्म के नाम पर, क्या उस पर कोई चर्चा होती है क्या इस देश के अंदर? और अगर क्यों नहीं चर्चा होती, वो लोग जिन्होंने आयोजन किया, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्यों मुरादाबाद की बात करके हम एक धर्म विशेष के खिलाफ पूरा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं? और भारत सरकार जो है जब कोरोना वायरस के बारे में बात करती है तो एक अलग कैटेगरी तबलीग जमात की बना के बात करती। क्यों भाई? क्यों? क्या किसने आपको अधिकार दे दिया? वो जो लोग कल सिंह लिंगासा कर्नाटक के अंदर थे, उनमें से हर आदमी की मैं ये यकीन रखती हूँ कि एक सेकंड सर, मेरी बात आप सुनिए। काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए, काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए। मेरी बात आप सुनिए। नहीं, एक काउंटर क्वेश्चन आपको सुनना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ ही देर में वो डॉक्टर जुड़ने वाले हैं जिनको पूरी चोटें आई हैं मुरादाबाद में। आपको ये समझना रहेगा, और आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, समझना चाहिए कि जिस मामले की जितनी गंभीरता बन जाती है, डॉक्टर्स की ऐसी हालत हो जाए कि वो उनको पत्थर से चोट लगे और वो खुद अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो क्या वो बड़ी खबर नहीं बनेगी बहस के लिए? आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर धर्म का आयोजन होता है उस पर हम रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन इस हद तक हमला हो कि डॉक्टर आज बेड से मुझे लाइव देंगे। आशुतोष जी, डॉक्टर साहब जो मुरादाबाद में हमले में जिनके चेहरे पर पत्थर लगा है, नहीं मेरा सवाल सुनिए पहले आप। डॉक्टर साहब जिनके गाल पर पत्थर लगा है, वो हॉस्पिटल में लेटे हुए अभी कुछ देर में मुझे लाइव देंगे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आप सुनिए एक बात, और जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं मुझे फौरन बताइएगा। मैं जवाब दे दूं। गंभीरता के अनुसार क्या बहस का चयन नहीं होता है? जवाब दे दूं, मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ, आपका नाम आशुतोष हो गया है क्या? शोएब जमई। जवाब दे दूं। शोएब जमई, आपका नाम आशुतोष बदल के हो गया क्या? जमई साहब आप शांत हो जाइए। जमई साहब आप शांत हो जाइए। मैं ये कहता हूं, इस देश के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को किनारे रखते हुए कुमारस्वामी के बेटे या बेटी की शादी में मौजूद है। तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। वहां कौन मौजूद है? वहां हिंदुस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है। वहां पर बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद हैं। वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और उसी राज्य के अंदर हजारों लोग एक धार्मिक आयोजन में इकट्ठा होते हैं। उन हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, उन हजारों लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उन हजारों लोगों का नाम भी तबलीग जमात की तरीके से भारत सरकार को एक कैटेगरी बनाकर रोज ब्रीफिंग करनी चाहिए। उनमें कितने लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया नहीं, लेकिन यह डिबेट इस देश के अंदर नहीं होती है। इस देश का मीडिया आज की तारीख में आज पूरे हिंदुस्तान को आशुतोष जी कैसी बात कर रहे हैं? टेस्टिंग कराइए उन लोगों की, टेस्टिंग कराइए। जो नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं टेस्टिंग जैसे मुझे लगता है आप जानबूझकर जैसे तबलीग की जमात आज आप एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। नहीं, आप मीडिया पर एक गलत आरोप लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस दबाव में मीडिया सही फैक्ट्स को सामने ले लाए। अगर उस शादी में शामिल एक भी शख्स को कोरोना होता है तो क्या हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर उस शादी में मौजूद एक भी शख्स को कोरोना होता है, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, जब लखनऊ में बॉलीवुड की उस सिंगर
जब कैसे पता लखनऊ चलेगा में वहां पे? बॉलीवुड की उस कैसे सिंगर पता चलेगा? आशुतोष जी, तबलीगी जब जमात के लखनऊ लोगों की में टेस्टिंग बॉलीवुड की की गई। सिंगर की वजह नहीं, से सुनिए मेरी बात वसुंधरा आप। राजे पर बहस हुई, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर बहस हुई, देश के आप सुनिए राष्ट्रपति मेरी के बात। पीछे वो मौजूद थे आप खड़े सुनिए मेरी सांसद, बात। उन पर बहस हुई। कैसी गलत बात कर रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात। जब भी कोई मामला आता है बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती है? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा आप मुंह बिल्कुल खुलवाना गलत बात चाहते कर हैं रहे आप हैं। लोग। कल आप भी मुंह खुलवाना अर्थव्यवस्था चाहते को हैं। लेकर मैंने 6 बजे बहस की है। इस देश के मीडिया ने आप हिंदुस्तान डिबेट की को जो हालत डिरेल पैदा कर कर रहे दी हैं। है, आप जो डिबेट को हालत डिरेल की है कर इस रहे देश हैं के अंदर। आशुतोष जी। मैं आप डिरेल डिबेट नहीं को कर रहा इसलिए डिरेल कर रहे हैं क्योंकि आप लोग आपको ये सच्चाई सूट सुनना नहीं करता है। चाहते। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं आप चाहते। डिबेट को डिरेल कर रहे आप हैं। सुनना नहीं चाहते। आप लोग आपके सच्चाई। पास मेरे इस तर्क देश का के कोई मीडिया जवाब ने है? इस देश के मीडिया ने जब यहाँ के वसुंधरा लोगों को राजे, दुष्यंत इस देश सिंह के मीडिया को सांसद, इस देश के मीडिया जब मामला आया, को सिर्फ क्या और आपने नहीं सिर्फ दिखाया? सरकार की सिर्फ और सिर्फ देश के आप mislead प्रधानमंत्री कर रहे हैं। की आप इस देश डिबेट के को डिरेल प्रधानमंत्री कर का रहे हैं। सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, आप गलत सुबह कह से रहे शाम हैं। तक। हम आप सिर्फ तबलीगी बिल्कुल जमात गलत के कह बारे रहे में बात करते हैं। आज क्यों नहीं डिबेट हुई? आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में बात हुई? क्यों नहीं डिबेट हुई? सूट करता है वहां जो आशुतोष हजार जी। लोग इकट्ठा हुए थे, बड़ा उनकी टेस्टिंग कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी स्क्रीनिंग कब होगी? बहुत कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, दुर्भाग्य की आप बात भी नहीं है। बैठकर सच्चाई बीते कड़वी दिन होती मेरे है। ही साथ खूब सच्चाई कड़वी प्रशंसा होती है कर और रहे आप लोगों को बुरा थे कि लगता है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जोड़ दिया। तब तो मैंने नहीं कहा कि आप प्रोपेगेंडा में हैं और आप किसी झांसे में आके ये सब कह रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं पीएम का। हमने माना कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एनालाइज कर रहे हैं। हमने नहीं आप पर आरोप लगाया था, लेकिन आज आप डिरेल करने के लिए इस बहस को, अपनी बात को चमकाने के लिए गलत कह रहे हैं। ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। हम लगातार कुमारस्वामी साहब की शादी में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। औरंगाबाद हो, मुरादाबाद हो, इंदौर हो, टोंक हो, कर्नाटक हो, देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर हमने भी बीते दिन कार्यक्रम किया है पूरे 1 घंटे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। आप सोचिए और समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल सब कुछ है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह से सवाल पूछे जाते थे, नरेंद्र मोदी सवाल पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। इन लोगों ने ड्रिल कर नहीं दिया, पूछे जाते आपका सवाल। मकसद पूरा नहीं मनमोहन हो सिंह से जो सवाल पूछे जाते थे, आज जो सवाल पूछे जाते थे, नहीं पूछे जाते थे। ये मकसद खराब हो गया। क्या सवाल ये पूछा गया? क्या ये सवाल बहस ही पूछा खराब हो गया? खुद ही बैठ के 2 दिन तक आप लगातार महिमा मंडन कर रहे थे प्रधानमंत्री का मेरे साथ कि वाह प्रधानमंत्री ने देश को जोड़ दिया, और आज आप अपनी पूरी बात आपके चैनल पर, आपके चैनल पे जो ये लोग आते हैं, कक्कड़ साहब मुद्दे से भटकना चाहते हैं तो भटकने दीजिए उनको, डाउन करिए उनका ऑडियो। चलिए अब हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब इस बार मुरादाबाद के जुड़ गए हैं। और आशुतोष जी, ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग का हिस्सा है। ये मामले की गंभीरता को देखकर मामले को बहस के लिए चुनने का निर्णय होता है। अंजना जी, मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप जरा सा सोचकर बोलिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। 1 सेकंड सर प्लीज। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। आज अगर आंकड़े धीरे धीरे थोड़े बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई 6.2 दिन में अब दोगुने हो रहे हैं केस, तो आप जैसे ही वॉरियर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरा पहला सवाल, देखिए डॉक्टर साहब, जिन परिस्थितियों में है देखकर भी सर मुझे बहुत मुश्किल हो रही है आपसे बातचीत करने में, लेकिन इस वक्त आपकी तबीयत कैसी है? जो चोटें आपको आई है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? अभी आपकी तबीयत कैसी है सर आज? डॉक्टर साहब देखिए, चोटें तो फेस पे कोई काफ़ी गहरा जख्म था और टांके भी हैं तो काफ़ी खिंचाव है, और सिर में चूँकि डंडा पड़ा था और पूरे शरीर में काफ़ी डंडे और लात घुसे पड़े थे। पहले से तो थोड़ा सा बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी दर्द काफ़ी ज़्यादा है। मुझे एहसास हो रहा है डॉक्टर साहब कि आपके लिए बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। टांके लगे हो यहाँ पर चेहरे में, गाल में, एक हिस्से में, तो बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन चूंकि आप ही ने इजाजत दी कि आप बात कर सकते हैं, इसीलिए हम ये लाइव कर रहे हैं आपके साथ। क्या हुआ था सर, अगर आप संक्षिप्त में बता सके, क्या हुआ था? कैसे इन लोगों ने अचानक हमला किया था? और कुछ आपको जानकारी थी कि पहले से इस गली में ये लोग हमला कर सकते हैं? क्या हुआ था सर? देखिए, जैसा सबको मालूम है कि सरताज नाम का एक पेशेंट था जो कोरोना पॉजिटिव था और उसका इंतकाल हो गया। तो ये तय हुआ था ऑफिस में कि जो भी फर्स्ट कांटेक्ट होगा उसको हम लोग लाकर क्वारंटाइन करेंगे और उनका सैंपल लेंगे। तो उससे एक दिन पहले उनकी पत्नी और बड़े बेटे को ले आया गया था,
लेकिन ये अगले दिन ये तय हुआ सुबह ही सुबह कि उनके दोनों बेटे और जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट हो उनको भी लाया जाए। तो उनके दोनों छोटे बेटे और उनका एक भाई छोटा इमरान जो उसी घर में रहता है, उसको और उनका एक भतीजा दाऊद जिसने उनको कंधा दिया था, उनको हम चारों को लेने के लिए हम पहले थाना नागफनी गए। वहाँ से हमने पुलिस पिकेट ली और पुलिस पिकेट को लेके हम उनके घर पहुँचे थे, जहाँ पर हमने उनको बुलवाया, उनसे बातचीत की और बातचीत करके जब वो हमसे मुतमईन हो गए तब हम उन लोगों को तैयार करके हमने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस आने में चूँकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा कार्य था तो एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ, लगभग 20-25 मिनट का, और फिर हमने उन सब लोगों को गाड़ी में बिठा लिया। यही हमारा मकसद था उस दिन का। और आप ही जैसे कोरोना वॉरियर्स हैं जिसकी वजह से भारत इस जंग को इस मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है। बीते दिन एक वीडियो आया सर जिसमें छतों से महिलाएं भी थी जो पत्थर, क्या छतों से भी पथराव हो रहा था उस रोज? लेकिन अब भीड़ काफ़ी थी और महिलाएं छतों पर काफ़ी थी। संपर्क उनसे जरा टूट रहा है किसी वजह से। वो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ थी और महिलाएं भी थी जो छतों पर मौजूद थी। इसी के साथ एक जो एम्बुलेंस कर्मी थे बीते दिन, उन्होंने हमें बताया था कि उनको देखकर यही लगा कि पहले से प्लानिंग थी हमले की। आपको क्या समझ में आया डॉक्टर साहब? जब तक हम थे तब तक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जिस समय हमारे उन लोगों को बैठाने पर वहाँ कुछ भीड़ इकट्ठा हुई तो उसमें से किसी एक शख्स ने ऐसा कहा कि ये हमारे लोगों को उठा कर ले जाते हैं और वहाँ खाना नहीं देते, वहाँ पानी नहीं देते, भूखा रखते हैं, कोरोना का इंजेक्शन लगा देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, मार देते हैं। तो मैं उनको समझाने लगा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली एक सरताज की मौत हुई है। अगर हम ऐसा सब करते तो शायद बहुत सारी मौतें होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, खाना और पानी तो प्रशासन का काम है, ये स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। प्रशासन उस काम को बखूबी देख रहा है और सबको हर चीज़ मुहैया है, लेकिन फिर भी अगर आपको शिकायत है तो आप प्रशासन से कह सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय से कहिए, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बस मैंने इतना ही कहा था कि बस एक आवाज़ आई कि इन लोगों को मारो मारो, और बस चारों तरफ से, ऊपर से नीचे, चारों तरफ से पत्थर बरसने शुरू हो गए और लोग मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे एक दूसरे पर। ऊपर से महिलाएं भी बहुत पत्थर फेंक रही थी। बहुत तकलीफ होती होगी सर आपको, क्योंकि आप लोग अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। और जो मुझे जानकारी है, यहाँ पर पहले टेस्ट किया गया था, कई लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। सरताज व्यक्ति आपने बताया जिसकी मृत्यु हुई थी 3 दिन पहले, आप लोग गए थे अन्य लोगों के इलाज के लिए वहां पर बातचीत करने। बहुत तकलीफ होती होगी जब इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। देखिए, तकलीफ, हम स्वास्थ्य विभाग के हैं, हमारे तकलीफ तो अलग बात है। हमें लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराना ये हमारा पहला कर्तव्य है। और चूंकि हम पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है, तो हम लोग भी उस प्रथम पंक्ति में खड़े होकर जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको एक परिवार से अलग कर दें जिससे कि औरों को ना फैले, और दूसरे की जिनको हो गया है उनको आइसोलेशन में ले जाएं, और जो उनके पहले कांटेक्ट है उनको भी हम अलग करके उनका सैंपल ले लें। तो ये हमारा कर्तव्य है, ताकि अगर ये किसी कारण से पूरे देश में फैल गया तो शायद हम एक दूसरे की लाशें गिन भी नहीं पाएंगे। यही हमारा मकसद था और इसी मकसद को लेकर हम लोग दिन रात यही कार्य कर रहे हैं। जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं वो प्लानिंग तैयार करते हैं, जो जिसको जैसे मिलता है वो अपने अपने काम पे सुबह ही सुबह आकर निकल जाता है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पता है बहुत मुश्किल में आप इस वक्त हैं, लेकिन आपने जो आखिरी लाइन कही है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल, आप जैसे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की वजह से हिंदुस्तान इस जंग को आगे ले जा रहा है। पूरा देश आपके साथ है, आपके काम को सलाम करता है, आपकी हिम्मत की, आपकी जांबाजी की, आपके हौसले की दाद देता है। अब यहीं से पूरा मामला आगे जाता है, यहीं से पूरा मामला शोएब जमई जी आगे जाता है। ये किसी, आपने सुनी उनकी आखिरी बात, वो सिर्फ ये कह रहे हैं बतौर डॉक्टर, स्टिचेस लगे हुए हैं उनके मुंह पे, वो सिर्फ, मैं आ रही हूँ डॉक्टर खान, तुरंत आ रही हूँ, एक बार शोएब जमई से एक रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं कि एक दूसरे की लाशें गिनने के लिए भी हम लोग नहीं बच जाएंगे। जिस तरह से 30 से ज्यादा हजार लोगों की जान अमेरिका में चली गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए संदेश देना होगा सबको कि आप ये सब करने से बचें। ऐसी जगहों पर आपको, मतलब
क्या है वो सोच जो आपको कहती है कि आप छतों से सड़कों पर आकर झुंड बनाकर पत्थर मारिए स्टेथोस्कोप वालों पर? शोएब जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंडेमेबल है। मैं तो हमेशा अपने डॉक्टर्स के साथ हूं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साथ हूं। मैं इन पत्थरबाजों के साथ नहीं हूं और ना ही औरंगाबाद वालों के साथ हूं। वहां भी बड़ी गंभीर घटनाएं हुई जहां पे स्वास्थ्यकर्मी को बहुत चोटें आई हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं तो हमेशा यकीन करता हूं कि हम इस जंग को जीतेंगे और यकीनन जीतेंगे और पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात होनी चाहिए। मेरा ऐसा जज्बा है और मेरा ऐसा मानना है। हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स, चाहे पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, उसको सलाम करते हैं और जो भी पत्थरबाज है, जो स्वास्थ्य कर्मी को या पुलिस वालों को परेशान कर रहा, हम उसके साथ कतई नहीं खड़े हो सकते। लेकिन मैं हमेशा से इस बात कहता हूं कि बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें भी आई हैं। जाफराबाद में एक जमात वाले को यहां पे स्वास्थ्य कर्मी जांच करने गए, वहां पे लोगों ने, जाफराबाद के मुसलमानों ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए, स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए। वो भी तस्वीरें आनी चाहिए। मुसलमान हिंदुओं के अर्थी को कांधा दे रहा है देश के अलग अलग इलाकों में, वो भी तस्वीर आनी चाहिए। लेकिन वो तस्वीर आती है जहां पे फल वाले और सब्जी वालों को हिंदू मुसलमान कहा जाता है। कहते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ या तो झंडा लगाओ तो हमारे यहाँ से इलाके में। तो ये कौन कर रहा है? हम और आप तो बच जाते हैं अंजना जी, लेकिन गरीब आदमी मारा जाता है इस तरह के नैरेटिव से। मैं इसी नैरेटिव से मेरी बड़ी दिक्कत है। आप ही वो नैरेटिव बढ़ा रहे हैं, फिर आप उसी जगह आ गए हैं। देखिए अंजना जी, हाँ बोलिए अंजना जी। देखिए मैं एक बात कह देता हूँ कि शोएब जमाई जैसे व्यक्तियों की बात का मैं जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि बिहार यूपी में कहावत है कि कीचड़ में एक मिनट में बोल दूं, कीचड़ में पांव नहीं डालते हैं, ना ही कंकड़ फेंकते हैं, क्योंकि छींटे फिर अपने आप पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहीं कहलाने से लायक नहीं है क्योंकि इनकी भाषा ऐसी नहीं है। बहरहाल मैं इनकी बात का कोई जवाब ही नहीं दूंगा। ये शाहीन बाग से लेके आज तक अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं, देश की जनता इनको जानती है। अच्छा एक मिनट, अब मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। शांत रहिए, आगे बढ़िए। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। रुक जाइए, अभी चुप रहेंगे, बीच में तब तक कोई कुछ बोलेगा। अंजना जी, शोएब जमाई बारी बारी से अजय आलोक जी बात पूरी कीजिए। कह रहा हूं मैं आशुतोष जी को जरूर एक बात कहना चाहूंगा। आशुतोष जी के नैरेटिव का एक बात का याद दिलाना चाहूंगा कि वक्त बड़ा बलवान है। आशुतोष जी 2014 में किताब लिखी थी आपने, द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर एंड द होप। लास्ट में लिखा था द क्राउन प्रिंस वैनिशेस। उस वक्त आप ग्लैडिएटर के साथ थे और होप आपको प्रधानमंत्री में दिख रही थी। आज आप होप को भी भूल गए, ग्लैडिएटर को भी छोड़ दिया और क्राउन प्रिंस के पिछवाड़े लग गए। ये तो आपका नैरेटिव है, उस नैरेटिव के चक्कर में सब चीज को आप प्रूफ करने पे लगे हुए हो। आप लोग खुद अपने आप को एक्सपोज करते हो, चाहे आशुतोष जी आप हो, चाहे शोएब जमाई हो, और देश आप लोग को देख चुका है कि आप लोग की सच्चाई कितनी है। आप ही की किताब है ना, मेरी किताब नहीं है। होप के बारे में बड़ी होप जगाई थी आपने, ग्लैडिएटर का भी साथ छोड़ दिया, होप को भी भूल गए, क्राउन प्रिंस के पीछे लग गए जो वैनिश हो गए थे। हंसी अच्छी बात है। आलोक जी मुझे उम्मीद नहीं थी, यही सब नैरेटिव मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप किताब, अरे शर्म आनी चाहिए साहब। नहीं अब सुन लीजिए, किताब को कोट कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर खान भी बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब। ये हंसने का समय, डॉक्टर खान, ये हंसने का समय, डॉक्टर खान ये हंसने का समय है। कौन समय? ये हंसने का समय है क्या? कौन समय बोल रहे? देखिए अजय आलोक जी आपने, देखिए अजय आलोक जी, मैं कह रहा हूँ हंसने का समय नहीं है, बड़ा दुखद घड़ी है, देश के ऊपर संकट आया है। ये हा करके हंसने का समय नहीं है। किस चीज पे हंसी आ रही भाई? लोग मर रहे हैं, इस पे हंसी आ रही है। लोग किस बात पे हंस? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर एमएच खान है आशुतोष जी, आलोक उनको लग रहा है और सही भी है सर, बड़ी मुश्किल घड़ी में देश में वो कह रहे हैं कि क्यों हंस रहे हैं। मैं आप कौन है? आप कौन है? कौन सज्जन आप कौन है? अंजना जी ये जो मुखौटा पहनकर आप लोग खड़े होते हैं, ये जो मुखौटा नहीं, ये जो तुम्हारा मुखौटा है ना, ये कौन आदमी है? जनता तुम्हारी उतार देगी। अभी आम आदमी पार्टी में गए थे ना, आम आदमी पार्टी में गए थे ना तुम, वहां से लात मारे गए हो तो बाहर चले आए। कौन है ये आदमी? अब बात सुनो मेरी, और कैसे? अब बात सुनो मेरी, बात कौन आदमी है? बात सुनो मेरी, कौन आदमी है? बात सुनो। और आप ये होने कैसे दे रही है? हंसने की डॉक्टर एमएच खान है, बीएसपी के प्रवक्ता है, उनका सिर्फ ये कहना था, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो बैठे, उनका ये कहना है कि आपको ऐसी संकट की घड़ी पर हंसना नहीं चाहिए। मौलाना साद का खेल जल्दी होगा खत्म, तो जल्दी खत्म नहीं हो रहा कोरोना वॉरियर्स पर हमले का सिलसिला। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।